नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विचार और अभिव्यक्ति के इस नए अंक में। कुछ व्यस्तताओं के कारण पिछले कुछ समय से मैं आपसे नहीं जुड़ पाया। अब से मेरी कोशिश रहेगी कि हम निरंतर रूप से आपस में बात करते रहें। आज हम बात करेंगे वेनेजुएला पर ट्रंप के द्वारा किए गए अटैक के बारे में। आपको याद होगा, एक पिछले अंक में मैंने आपसे चर्चा की थी कि अमेरिका की जो वैश्विक नीतियां हैं उन्होंने पूरे विश्व को किस तरीके से प्रभावित किया है, किस तरीके से नुकसान पहुंचाया है। हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के ऊपर किए गए परमाणु हमले की, जिसके परिणाम आज तक जापान झेल रहा है। हम बात करें ईरान पे किए गए हमले की, जिसके परिणाम आज तक दुनिया झेल रही है आतंकवाद के रूप में। हम बात करें ईरान के ऊपर जिस तरह का दबाव अमेरिका ने बनाया, जिस तरीके से हमला किया वहां के परमाणु प्रतिष्ठानों पे, और अब इसी कड़ी में वेनेजुएला में जो हुआ, ये बिल्कुल किसी के सपने में भी नहीं सोच सकता था कोई कि अमेरिका जैसा देश जो लोकतंत्र की दुहाई देता है, पूरे विश्व में लोकतंत्र का चौकीदार बना हुआ है, मानवाधिकारों की रक्षा के ऊपर सब देशों को लेक्चर देता है, उस देश की सेना एक छोटे से देश वेनेजुएला में घुसेगी और वहां के राष्ट्रपति को बलपूर्वक गिरफ्तार करके उठा के ले जाएगी। ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। कुछ सोच नहीं सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब से ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, हमने यही देखा है कि ऐसी ही चीजें हो रही हैं जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता था। चाहे वे दूसरे देशों के ऊपर दबाव डालने के लिए ट्रंप द्वारा दिए गए बयानों के बारे में, चाहे ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ्स के बारे में, चाहे भारत जैसे देशों को धमकाने के बारे में, चाहे पाकिस्तान और भारत के बीच हुए युद्ध का श्रेय लेने के बारे में, चाहे नोबेल प्राइज के लिए ट्रंप की जो जिद है, जो उतावलापन है, उसके बारे में। तो लगातार एक के बाद ये घटनाएं होती जा रही हैं और ऐसा लगता है कि जब तक ट्रंप का 4 साल का कार्यकाल पूरा होगा तब तक ट्रंप इस विश्व की आज की जो परिस्थिति है उसको इतना बदल चुके होंगे कि या तो उस समय तक तृतीय विश्व युद्ध ना हो जाए, क्योंकि जो अभी हालात पैदा हुए हैं इससे पूरी आशंका है, क्योंकि अब अमेरिका के पास कोई नैतिक आधार नहीं है कि वो चीन को ताइवान के ऊपर हमला करने से रोक सके। जब अमेरिका खुद वेनेजुएला जैसे छोटे देश पर वहां के तेल के क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए वहां हमला कर सकता है, वहां के राष्ट्रपति को उठा के ले जा सकता है, और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ये स्टेटमेंट देते हैं कि अब वेनेजुएला को हम चलाएंगे, ना तो उनके पास कोई नैतिक अधिकार है इस चीज का, ना उनके पास कोई कानूनी अधिकार है इस चीज का। एक सॉवरेन कंट्री की, एक संप्रभु राष्ट्र की संप्रभुता को कुचलते हुए वहां की सेना घुस जाती है और इस तरह कार्रवाई को अंजाम देती है। तो अगर कल को चीन ताइवान पे हमला करता है, अमेरिका किस मुंह से चीन को उपदेश देगा कि आप इस तरह का हमला मत कीजिए या आपको इस तरह का राइट नहीं है? क्योंकि चाइना बिल्कुल यही उदाहरण देगा कि जब आप वेनेजुएला में कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तीसरा पार्ट इसका, रूस यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा है। यूक्रेन एक छोटा देश है, उसके पीछे अमेरिका है, इसलिए वो रूस के सामने टिका हुआ है अभी तक। लेकिन कब तक? और अगर इन तीनों देशों में आपस में गुपचुप सहमति बन चुकी है, क्योंकि इस बात की संभावनाएं भी हैं कि इस तरह की सहमति बन चुकी हो कि आप यूक्रेन रखिए, हम वेनेजुएला रखेंगे, आप ताइवान रख लीजिए, तो हम एक ऐसे औपनिवेशिक काल की तरफ चले जाएंगे, एक कोलोनाइजेशन की तरफ चले जाएंगे जैसा विश्व पहले देख चुका है। क्योंकि जब कोई देश दूसरे देश को हड़प लेगा तो उसके बाद वो वहीं रुकने वाला नहीं है, उसके बाद उसकी महत्वाकांक्षा उससे आगे बढ़ेगी। जैसा कि आज ट्रंप ने कहा है कि पश्चिमी गोलार्ध हमारा है और हम यहाँ किसी भी शक्ति को, किसी और शक्ति को पनपने नहीं दे सकते। इसी क्रम में उन्होंने ग्रीनलैंड की मांग की है, और उन्होंने ग्रीनलैंड की मांग ही नहीं की है, उन्होंने कहा है ग्रीनलैंड हमें चाहिए किसी भी कीमत पर, और उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। उन्होंने मैक्सिको को धमकी दी है कि मैक्सिको में अगर वहां के राष्ट्रपति ने अमेरिका के हितों के अनुसार कदम नहीं उठाए तो वो मैक्सिको पर हमला करेंगे, और उसी तरह कार्रवाई संभव है जिस तरह कार्रवाई वेनेजुएला में हुई। उन्होंने ईरान को धमकी दी है। ईरान में आपने देखा होगा एक आंदोलन चल रहा है इस टाइम पे, वहां जो डेमोक्रेटिक राइट्स को लेकर। ये आंदोलन कुछ लोगों को सही लग सकता है, लेकिन अमेरिका का इसमें क्या रोल है? वहां के लोग अपने सरकार से लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अमेरिका उनका कैसे पहरेदार बना हुआ है, अमेरिका कैसे उनका खैरख्वाह बना हुआ है? अमेरिका को क्या राइट है इस चीज का? जो अमेरिका डेमोक्रेसी की दुहाई देता है उसके यहाँ तो अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। जिस तरह का कदम राष्ट्रपति ट्रंप ने लिए हैं, अगर ये भारत होता तो अब तक तो भारत में आंदोलन खड़े हो गए होते और हटा दिया गया होता प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी होते। लेकिन अमेरिका में सब चुप हैं। कहीं कहीं ऐसे स्टेट हैं जहां पर आर्मी लगा दी गई है, नेशनल गार्ड्स लगा दिए गए हैं, और नेशनल गार्ड्स जिसे चाहते हैं उसे उठाते हैं, जिसे चाहते हैं उसे डिपोर्ट कर देते हैं, जिसे चाहते हैं उसे हथकड़ी लगा के उसके देश वापस भेज देते हैं, वो भी मानवीय रूप में नहीं, जानवरों की तरह। तो जब जो जो कंट्री अपने देश में लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकता, नागरिकों के या लोकतंत्र के अधिकार कायम नहीं रह सकता, उसे दूसरे देशों में लोकतंत्र की दुहाई देने का क्या अधिकार है?
ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान की सरकार इन आंदोलनकारियों को कुचलने की कोशिश करती है तो अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा। मित्रों, ये विशुद्ध दादागिरी है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका के पास ताकत है, अमेरिका के पास हथियार है और अब वो धमकाने पर उतर आया है पूरी दुनिया को। उनका कहना यह है कि हमारी सेना सबसे शक्तिशाली है, हमारे पास इस तरह की मिसाइलें हैं जो कुछ ही मिनटों में विश्व के किसी भी कोने में जाके हमला कर सकती हैं। तो इसलिए हमें यह अधिकार है कि हम विश्व के चौधरी बन के जिसे चाहे डांटें, जिस पर चाहे हमला करें, जिसे चाहे तहस नहस कर दें, जिसे चाहे बर्बाद कर दें, लेकिन हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। ऐसी ही गलतफहमी हिटलर को हुई थी। जब हिटलर ने अटैक किया था अपने पड़ोसी देशों के ऊपर तो उसको ये लग रहा था कि जर्मनी की जो सेना है, जर्मनी की जो शक्ति है, उस शक्ति का मुकाबला कोई कर नहीं पाएगा। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, लाखों सैनिक मारे गए, लाखों निर्दोष नागरिक मारे गए और जर्मनी का एक तरीके से देखा जाए तो विनाश ही हो गया। उसके बाद जर्मनी को उठने में कितना समय लगा, तो ये सब कहानी हम जानते हैं। जो अभी घटनाक्रम है इसकी परिणति भी इसी रूप में होनी है। आज नहीं तो कल पूरा विश्व लामबंद होना ही है। और अमेरिका कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, दबने की भी एक सीमा होती है और उसके बाद रिटेलिएशन होगा। और जैसे अभी हम सुनते हैं बात रशिया, इंडिया, चाइना की, अगर यही कदम जारी रहे ट्रंप के तो भले ही चाइना और इंडिया के कितने ही डिफरेंसेस क्यों ना हो, रशिया, इंडिया, चाइना को एक साथ आना पड़ेगा। और अगर ये कंट्री एक साथ आते हैं तो अमेरिका कुछ भी कर ले, अमेरिका इन तीनों कंट्रीज जो हैं वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाले कंट्री हैं। और अगर कल अमेरिका किसी तरह का मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है तो उसके परिणाम भी उसे भुगतने पड़ेंगे। देखते हैं सद्बुद्धि आती है ट्रंप को या नहीं। आने की संभावना तो बहुत कम लगती है। जिस तरह का ये शख्स है, जिस तरह की इसकी हरकतें हैं, ये कहीं से भी नॉर्मल कहीं नहीं जा सकता। क्या कोई सोच सकता था कि इस तरह का कोई आदमी अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठेगा और रोज कोई ना कोई नया नाटक, रोज कोई ना कोई नई धमकी, रोज कोई ना कोई नोबेल प्राइज की डिमांड, रोज कहीं ना कहीं दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश, दूसरे देशों का अपमान करने की कोशिश, दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों का अपमान करने की कोशिश ये करी जाएगी। ऐसा कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन इतिहास में भी हमने देखा है कि एक से एक पागल लोग सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे और उसकी अंतिम परिणति बहुत दुखद हुई। यहाँ पर भी कोई अपवाद नहीं होने वाला। अंतिम परिणति यहाँ भी बहुत दुखद होने वाली है। लेकिन समस्या ये है कि आज विश्व वो विश्व नहीं है जो प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध के समय था। आज ये वो विश्व है जब दुनिया में बहुत सारे देशों के पास न्यूक्लियर पावर है और इस बार अगर तृतीय विश्व युद्ध छिड़ता है तो उसके बाद इस बार की संभावनाएं बहुत कम रहेंगी कि मानव अस्तित्व बचेगा या नहीं। मानव अस्तित्व बचने के चांसेस बहुत कम होंगे और अगर बचेंगे भी लोग तो उस परिस्थिति में जिएंगे कि जब आज से 200 साल या 300 या 400 साल पहले जिया करते थे। दुनिया वहीं पहुंच जाएगी जहां से शुरू हुई थी। तो मैं तो यही कहता हूं कि इस आदमी को सद्बुद्धि आए किसी तरीके से और दुनिया जिस तरीके से चलती चली आ रही थी नॉर्मल तरीके से, उस तरीके से चलती रहे, लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें। और इसी सदिच्छा के साथ आज मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।